अच्छा देखो, हम लोग आज जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है परमानेंट मैग्नेटिज्म। तुम लोगों के सिलेबस में एक्चुअली मुझे डाउट था कि ये वाला टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर रिमूव कर देगा, इसलिए मैंने उस वक्त आप लोगों को ये सिखाया नहीं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 20 से 25 मिनट लगना चाहिए, उतना ही बड़ा टॉपिक है। हाँ, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आने का चांस है, तो ध्यान से थोड़ा समझो। छोटा टॉपिक है इसलिए बहुत बड़ा परेशानी नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो समझो, परमानेंट मैग्नेटिज्म में हम लोगों को क्या क्या सब चीजें सीखना है। तो सबसे पहला चीज जो सीखना है हम लोगों को वो है मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट एक सीख लेंगे हम लोग। दूसरा, ये वाला पार्ट जो है हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार भी, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, तो छोटा सा पार्ट इसको समझ लेंगे। और तीसरा, हम लोग इस पे देख लेंगे कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ, तो हम लोग क्या देख लेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, मैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, मेनली हमें यही सीखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, एक मैग्नेट से। चलो देखो, जब हम लोग एक मैग्नेट को बारे में बात करते हैं तो मैग्नेट को हम लोग कहेंगे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है, तो बार मैग्नेट में क्या होता है कि इसमें डाइपोल्स, इसमें जो डाइपोल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। और इसी के वजह से इसमें परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट के जगह पर यहाँ पर देखो, सारे डाइपोल्स का जो ये एक साइड वाला जो डायरेक्शन है वो उधर है, तो इधर जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ। और जिधर भी ये वाला वाला पॉइंट है, ठीक है, जैसे हम लोग ये डायपोल पढ़े थे ना, माइनस प्लस ऐसा ही, तो इस वाले पोल को कहते हैं हम लोग साउथ। तो जितने भी डायपोल्स हैं उसमें साउथ नॉर्थ, तो सभी का नॉर्थ एक तरफ होगा, सभी का साउथ दो एक तरफ होगा, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर पर भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टर्न कुछ इस तरीके से है ना। तो अब अगर हम लोग समझे तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट को कहते हैं हम लोग एक्सियल पॉइंट। और साथ ही अगर हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इन पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, क्लियर है। तो एक्सियल पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, जिधर ये मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक, ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग m से लिखते हैं। एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जस्ट लाइक चार्ज वाला डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होता था, वैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, उसको हम लोग वहां पर क्या से पी से लिखते थे, यहाँ पर हम लोग एम से लिखते हैं, ठीक है। तो ये एम का डायरेक्शन जहां पर क्या बोलते थे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वही सेम यहाँ भी होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सियल पॉइंट तो ये भी होगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखो, सारे एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्न होकर के इधर आता है। तो यानी यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे ना तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट में मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल में भी होता था, और फॉर्मूलाज भी सेम ही होता है, इक्वेशन भी सेम ही बनता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर इसका बी निकालने जाऊं तो कितना आता था, याद करो तो 2kp/r³। तो वहां k लिखते थे, k मतलब 1/4πε0। यहां पर हम लोग लिखेंगे μ0/4π इंटू 2m/r³। होप सो सबको ये फॉर्मूला रिकॉल हो रहा होगा। यहां पर भी वही सेम एक्सियल पॉइंट है ना, सो μ0/4π इंटू 2m/r³, है ना, एक्सियल पॉइंट पर हर एक जगह। और ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है जहां पर ऑपोजिट होगा डायपोल मोमेंट का, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा μ0/4π इंटू m/r³, ठीक है। सेम लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल वैल्यू भी निकालने जाऊं तो मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है, और मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू भी वहां पर कितना लिखते थे, याद करो तो kp/r²। सेम यहां पर भी हो जाएगा μ0/4π इंटू m/r², है ना। और वैसे यहां पर बात करो तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है पोटेंशियल, जीरो। सेम यहां पर भी मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना होगा, जीरो।
तो इस पर्टिकुलर चीज को तुम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डायपोल से कोरिलेट करके सीधा सीधा फॉर्मूला बना सकते हो, समझ सकते हो। समझ में आया ये बार मैग्नेट? सो अब एक पॉइंट यहाँ पे बचता है बार मैग्नेट से रिलेटेड कि क्या ये बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग लूप क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है? तो यस, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर m, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू डी, जैसे q इंटू डी लिखते थे ना, वैसे m इंटू डी, जहां पर इसको हम लोग पढ़ते हैं पोल स्ट्रेंथ, और d जो होगा वो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं I इंटू ए, अगर सिंगल टर्न है, और अगर मोर देन वन टर्न है तो NIA। समझ में बात आ रहा है? और ये मैग्नेटिक मोमेंट का बस इक्वेशन अलग अलग है, बाकी बाई फंक्शन, करंट कैरिंग कॉइल और बार मैग्नेट दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट का तुम जैसा भी मैग्नेटिक फील्ड तुमने दिखाया, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जैसा ये मैग्नेटिक फील्ड तुमने दिखाया, ठीक है, ये कुछ ऐसा, सेम ऐसा ही करंट कैरिंग कॉइल का भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली, देयर इज नो एनी डिफरेंस। अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुआ, तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हुआ, उसमें अगर हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया, तो ये मान ले ये प्लस m है और ये माइनस m है और ये डायपोल मोमेंट हो गया m, तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा? 0। समझ में बात आ रहा है? सिमिलर अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी कॉइल को भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर भी फोर्स कितना रहता है? 0। याद करो, ये हम लोग सीखा था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप कितना रहता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है? 0। सेम वहां पर भी, सेम यहाँ पर भी। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसी को टॉर्क के लिए लिखा तो टॉर्क होता था, वहां पर भी सिखाया था, याद करो तो टॉर्क कितना होता था? एम बी साइन थीटा, है ना, जहां पर m के जगह पर क्या लिख देते थे? NIA b साइन थीटा, है ना, ये NIA। सेम यहां पर भी बनेगा, लेकिन यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? MB साइन थीटा। यहां पर m विल बी गिवन, जो कि जिसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बात क्लियर हुआ? जैसे वहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या सिखाया था? माइनस m डॉट बी, यानी माइनस MB कॉस थीटा। वैसे ही यहां पर भी लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस MB कॉस थीटा। याद आ रहा है? अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर हमारा डायपोल मोमेंट हुआ पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे बनेगा? तो जब ये, एक सेकेंड इसको यहां पर समझो। अगर मान ले कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हमने एक मैग्नेट को रख दिया, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी कितना हो गया? 0। और अगर हम लोग टॉर्क भी निकाले थे MB साइन थीटा, तो वो भी कितना हो गया? 0। तो ये पोजीशन कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक पोजीशन और भी है जिसमें इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा है, तो इसमें भी ये दोनों बातें वैलिड है। लेकिन ये जो पहला वाला पोजीशन है जिसके लिए थीटा 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए पहला वाला पोजीशन हो जाएगा तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा वाला जो पोजीशन है जिसमें थीटा कितना है? 180, उसमें ये हम लोग क्या बोल देंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर कॉइल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें, तो कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर हमने ऐसे करके रखा, तो इसका देख मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बनेगा। तो देख यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो बता ये वाला कौन सा पोजीशन हो जाएगा? बता फटाफट। ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर यहीं पर हमने सेम कॉइल में करंट का डायरेक्शन को अगर हमने उल्टा कर दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इधर बन जाएगा और एंगल बनेगा 180 का, और इसमें भी ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये वाला कौन सा बन जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से क्या क्या सब तुम्हें एकदम से ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखने वाला बात है सबसे पहला ये कि एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल।
अब बोलोगे कि क्या एक जनरल पॉइंट पर पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा तो जा ही सकता है भाई। जैसे वहां पर क्या लिखते थे, याद करो, के पी बाई आर क्यू स्क्वायर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली वैसा ही। लेकिन हाँ, हम लोगों को नहीं पूछेगा, ठीक है, फॉर श्योर हम लोगों को नहीं पूछेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलिए, तो ये होने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट को, जो कि है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को समझो। तो अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कि अगर ये अर्थ है, तो अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, उस रोटेटिंग इफेक्ट के वजह से क्या हुआ है कि इसके एक्सिस पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि इसके एक्सिस पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग जहां पर यहाँ कहते हैं ना नॉर्थ पोल, यहाँ कहते हैं हम लोग साउथ पोल, तो एक्चुअली में अर्थ के पोल्स जो हैं वो उल्टा है। अर्थ का मैग्नेटिक यहाँ पर साउथ पोल है और अर्थ का मैग्नेटिक यहाँ नॉर्थ पोल है। समझ में बात आ रहा है? लेकिन हम लोग कभी भी मैग्नेटिक पोल के टर्म्स में नॉर्थ साउथ नहीं बोलते, हम लोग डायरेक्शन के टर्म्स में बोलते हैं। समझ में आया? तो इसको नॉर्थ और इसको साउथ, बट मैग्नेटिकली ऑपोजिट है, ठीक। ओके, अब ये मैग्नेटिकली मुझे समझाने का क्यों जरूरत पड़ा? देखो, अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो कुछ इस तरीके से बाहर आएगा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ये कुछ इस तरीके से इन होगा, जैसा एक बार मैग्नेट में होता है। फिर यहाँ पर से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके का, ठीक है। दिस इज व्हाट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो है, जैसे ये, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ओके। तो हम लोग नॉर्मली अपना पोजीशन कहाँ पर पाते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सपोज करो कि हमारा पोजीशन ये जगह पर है, तो इस पोजीशन पर अगर हम लोग मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें, तो हॉरिजॉन्टल ऐसा बनता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें ना, तो हम लोग क्या पाएंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे, ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं फिर से एक बार बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा अंदर है हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में, नॉर्दर्न स्फीयर में। तो बात ये है भाई कि जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं ना, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर मैं यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने जाऊं, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा थोड़ा एंगल नीचे नीचे की तरफ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम लोग खड़े किसके तरफ होंगे? तो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़े होंगे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम लोग फेस करके खड़े होंगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जितना एंगल नीचे है ना, इसी एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप जो है यहाँ पर एक टर्म है, एंगल ऑफ डीप। ये क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बना हुआ एंगल। समझ में बात है? तो ये हर जगह पर, ये वाला एंगल हर जगह पे अलग अलग होगा। जैसे कि अगर तुम सपोज करो, तुमने चलो मूव कर लिया कहां पर? पोल पे। तो पोल पर अगर देखो तो पोल पर हॉरिजॉन्टल कैसा बनेगा? तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो पोल पर ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 डिग्री। क्लियर हुआ? तो पोल पर एंगल ऑफ डीप एट पोल अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ डीप कितना बन जाता है? 90 डिग्री। लेकिन अगर वहीं पर एट इक्वेटर का बात करूं तो वहां पर थीटा का वैल्यू बनता है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है और यहां पर जो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनता है। समझ में बात है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं। जरूरी है हमें बस ये समझना कि एंगल ऑफ डीप क्या है। तो इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम लोग एक्स लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ डज नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल किस पॉइंट पर रहता है? इक्वेटर पे। इक्वेटर से जैसे हम लोग नॉर्दर्न साइड पर जाते हैं, ये इनवर्ट की तरफ बेंड करता है। तो ये जो बेंड करता है उसके वजह से ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना लेता है। डन है? सो इट इज नोन एज एंगल ऑफ डीप। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इससे ज्यादा हमें यहां पर भी और कुछ नहीं जानना है। हो गया एक नॉर्मल सा जानकारी। अब हम लोग इसके मेन पार्ट्स पर आते हैं, जो कि हमारा है तीसरा इसका, एंड दैट वन इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किस सब्सटेंस को कहते हैं? तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटाइज किया जा सके।
मतलब मैग्नेटाइज हम लोग उसको कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर में एक मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में बात आ रहा है? तो इसके लिए कुछ पहले टर्म्स है, हम पहले उसको समझाते हैं। तो एक टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग H से भी लिखते हैं। तो हम अपने अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो जैसे हम लोग एक सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना लिखते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, है ना। तो इसमें जो म्यू नॉट वाला जो टर्म होता है, दिस म्यू नॉट इज द इफेक्ट ऑफ दैट वैक्यूम या एयर कह लो। और ये जो एन आई वाला जो टर्म है, एन आई में से आई जो हमने किया और एन जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स था। समझ में बात है? तो एन आई वाला टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और म्यू नॉट वाला जो टर्म है इट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, मीडियम। तो अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट में तोड़ दें तो एक पार्ट बनता है मीडियम, और दूसरा पार्ट बनता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और दोनों पार्ट मिल करके तब नेट बनता है मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहां पर अगर बात करें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका मतलब हुआ ये H को जो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये मीडियम वाले पार्ट को रिमूव करके, यानी H इक्वल्स टू बी बाय म्यू करके। समझ में बात आ रहा है? H इक्वल्स टू बी बाय म्यू, यानी अगर आपको कभी भी H दिया हुआ रहे और आपको B निकालना हो तो B को आपको करना पड़ेगा म्यू इंटू एच। B इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, म्यू इंटू एच। दिस विल बिकम द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, जिसमें से म्यू किसका इफेक्ट है, मीडियम का, और एच क्या है, जो कि मैग्नेटाइजिंग जो करंट हम लोगों ने किया उस करंट के वजह से क्या स्ट्रेंथ जनरेट हुआ। ठीक है, हम लोगों से कई बार यह भी पूछा लिया जाता है कि एच का यूनिट बताओ। तो इसका अगर हम यूनिट देखें तो ये सिंपली पहले ऐसे सोचो, एन आई है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। तो अगर मैं इसका यूनिट बनाने जाऊं तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर पर यूनिट लेंथ था। और अगर मैं डायमेंशन बनाऊं तो AL-1 भी बन जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एच के बारे में। ओके, अब दूसरा टर्म है समझाने के लिए, वो है हमारा इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, समझो इसको। अगर यहां पर एक सब्सटेंस है, अगर हमने उस पर एक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को अप्लाई किया H, तो ये H क्या करेगा, इसके अंदर में जो डाइपोल्स है उन डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा। समझ में आ रहा है? ये जो डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंट हुए, तो ये डाइपोल्स ने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज हमने किया और उसके वजह से वो मैग्नेटाइज हुआ, और मैग्नेटाइज होकर के उसके डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आए और उसने अपना एक सेल्फ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया। उस सेल्फ मैग्नेटिक इफेक्ट को कहते हैं हम लोग आई। मतलब अगर अब हम लोग इसी सब्सटेंस के अंदर में देखें तो हमारा अप्लाइड इफेक्ट था H, उसने अपने डाइपोल्स के हेल्प से जनरेट किया है I। सो अब नेट इंटेंसिटी यहां बन जाएगा H प्लस आई। समझ में बात आ रहा है? यहां पर नेट इंटेंसिटी कितना बन जाएगा, H प्लस आई। क्लियर हुआ? अगर हम इसी H प्लस आई को अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ही हमारा क्या बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। समझ में कुछ आया? अभी जैसे ही मैंने तुझे बताया था कि B इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू एच, बताया था ना। तो H क्या है, अप्लाइड इफेक्ट, और म्यू किसका इफेक्ट होता है, मीडियम का। तो मीडियम का इफेक्ट कभी हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट, कभी लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये म्यू आर कहां से आता है, म्यू नॉट तो मुझे समझ में आता है कि ये वैक्यूम का है, लेकिन ये म्यू आर कहां से आता है, तो म्यू आर आने का रीजन है उसका डाइपोल्स का ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है बात? तो इसके डाइपोल्स जब एक डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगते हैं तो वो अपना एक सेल्फ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जनरेट करता है। वही इफेक्ट को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, म्यू आर, यानी रिलेटिव
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। समझ में बात आ रहा है? मतलब एक तरीके से अगर तुम सोचो तो इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं म्यू एच से। मतलब म्यू एच का वैल्यू और म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई का वैल्यू सेम ही है। हम लोग अपने टर्म्स में म्यू एच इसीलिए बोलते हैं क्योंकि म्यू को लिखना इजी होता है कंपैरिजन टू किसी भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में आई निकालो, फिर एच प्लस आई निकालो, फिर तब म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है बात? ओके। सो ये था इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि अब अगर मैं बताऊं इसको अपने लेवल के एग्जांपल के साथ, सपोज करो कि मैंने तुझे अभी पढ़ाया कुछ एक 100 पॉइंट्स, 100 पर 1 2 3 4 करके 100 पॉइंट्स पढ़ाया। तुमने उस 100 पॉइंट्स, ये रहा ये 100 पॉइंट्स, ठीक है, और ये 100 पॉइंट्स तो तुम्हारे पास गए ही गए। तुमने उसको पढ़ा, सपोज को तुमने उस पर सोचा और तुम्हें अपनी तरफ से तुमने उस पर सोच करके 20 पॉइंट्स, ये तो 100 था, और 20 पॉइंट्स और तुमने निकाला कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये 20 तुम्हारा इफेक्ट है, उसको हम आई कहेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आई, ठीक है। और एच का वैल्यू कितना होगा? 100। सो टोटल इफेक्ट कितना हो जाएगा? 120, 120। क्लियर है बात? सो अप्लाइड इज 100। तुम इस पर जितना खुद से डेवलप करोगे वो है इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। डन? ओके। अब यहां पर एक टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी उसको हम लोग साई से दिखाते हैं। तो साई कहने का क्या सेंस है? देखो, इसका सेंस है कि अगर हमने यहां पर H अप्लाई किया और यहां पर सेल्फ वो मैग्नेटाइज हो गया I, तो H अप्लाई करने से I का मैग्नेटाइजेशन उसमें आया, तो I बाई H रेशियो इज डिफाइंड एज साई। ठीक है। अगर 100 पॉइंट अप्लाई किया और 20 पॉइंट उसने सेल्फ डेवलप किया, तो 20/100 मतलब 0.2 इज इट्स ससेप्टिबिलिटी। समझ में बात है? मतलब I जो है इट इज इक्वल्स टू साई इंटू एच। तो साई वैल्यू जो है ना, वो एक मैग्नेट के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है अंडर द एक्सटर्नल इफेक्ट। ये प्रॉपर्टी है इसका। डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी एक टेम्परेचर के अलावा और किसी पर डिपेंड नहीं करता होगा। तो साई डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर भी कैसा करके? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये थ्योरम देने का किसका था? क्यूरी। क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने ही ये वाला थ्योरम दिया था कि साई डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इन इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर है? ओके। तो I इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? साई इंटू एच। Susceptibility, it is the ratio of intensity due to magnetization by applied magnetic intensity। तो क्या इसका कोई भी यूनिट बनना चाहिए? तो नहीं, साई जो है अपना यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है? ओके। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कुछ और भी बातें। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डाई, एक को कहते हैं हम लोग पैरा, और एक को हम लोग कहते हैं फेरो। ठीक है। तो डाई, पैरा और फेरो इसी साई के ही बेसिस पर दिया गया है। ठीक है। जैसे डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह का सब्सटेंस होता है? जिस पर कि अगर हम मैग्नेटाइज करने के लिए जाएं, अगर मान लो H अप्लाई करें, तो उस डायरेक्शन में इसके डायपोल्स ना ओरिएंट होकर के ये रिवर्स डायरेक्शन में डायपोल आ जाते हैं। इसका डायपोल्स रिवर्स डायरेक्शन में आता है, मतलब जिधर हमने अप्लाई किया उधर मैग्नेटाइज ना होकर के ऑपोजिट में मैग्नेटाइज होता है। देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो साई है डायरेक्शन वाइज, देखो ये तो है तो I बाई एच ही, समझ आ रहा है? और I ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, ये बहुत लिटिल आया है, बट स्टिल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट विल बिकम नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा होगा इसका वैल्यू। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करता है। जैसे कि मान लो माइनस हो गया 0.5, -0.6, -0.7, ऐसा वाला वैल्यू। ठीक है। तो साई का निगेटिव होना मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना, मतलब कैसा कैरेक्टर का होना? डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर का होना। अच्छा, क्या ये डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर यूनिवर्सल कैरेक्टर है? तो आंसर इज यस। हम में से हर एक सब्सटेंस, हर एक जगह पर डाई मैग्नेटिक नेचर अवेलेबल है, क्योंकि हमेशा पहला नेचर जो अराइज होता है वो होता है डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर, ऑपोजिंग कैरेक्टर है। इसका एक्चुअली जनरेट होने का रीजन है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन
एटम के ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये यही है इसके जनरेशन का मेन रीजन। तो ऐसा कभी भी एटम पॉसिबल ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन ना हो। तो इस कारण से डायमैग्नेटिक कैरेक्टर इज यूनिवर्सल, ये इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर हुआ या अपोजिंग कैरेक्टर हुआ? तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर? बोल, अपोजिंग कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर हुआ ये? अपोजिंग कैरेक्टर। मतलब अगर तुम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दो, तो सपोज कर लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला साइड पर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, और इस साइड पर क्या है? वीक होते जा रहा है, क्योंकि देखो गैपिंग बढ़ रहा है। तो अपने आप ही ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली अप्लाइड को रिपेल करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने का काम करता है, अपोजिंग नेचर है। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड से ये वीक फील्ड की तरफ ये मूव कर जाता है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो ये फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर साइड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है ये बात? ओके। अब मैं आता हूं पैरामैग्नेटिक की तरफ। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिस पर कि अगर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को अप्लाई करें तो इसके डायपोल सेम डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। मतलब इसमें जो आई जनरेट होगा वो एच के डायरेक्शन में ही होगा। सो इट इज अ पॉजिटिव थिंग। ये अपोज नहीं कर रहा है, बल्कि लिटिल बिट ये अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि एच जितना हमने अप्लाई किया वो एच प्लस आई बना रहा है, ठीक है। सो इसमें जो साई होगा that will be I by H, definitely it will be positive। बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, साई का वैल्यू लेकिन 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है। वेरी हाई नहीं है, लेकिन ये 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये बता रहा है कि ये इसके डायपोल्स अप्लाइड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं। मतलब दे आर व्हाट? दे लव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस बेसिस पर सोचो कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसमें अगर हमने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो डेफिनेटली ये टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर साइड पर ये मूव कर जाएगा। क्लियर है ये बात? ओके, चलो। अब इतना होने के बाद अब हम लोग मूव कर रहे हैं किस पर? फेरो। अच्छा, फेरो से पहले ये एक सवाल उठता है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता कैसे है? तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसे जो भी मेटल या नॉन मेटल होंगे, मेटल जिसमें कि मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? क्योंकि ये स्पिन से ही जनरेट होता है, ठीक। अब आता है हमारा फेरो। तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को तुम समझ जाओ ऐसे कि इसमें पैरा इफेक्ट ही है, लेकिन पैरा स्ट्रॉन्गर वर्जन में है। स्ट्रॉन्गर वर्जन में मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें भी वही होगा, डायपोल्स ही होगा, ठीक है। इसमें भी डायपोल्स होंगे, लेकिन डायपोल कोई एक जगह नहीं, ये एक क्लस्टर में रहेगा। तो क्लस्टर में होने को हम लोग कहते हैं यहाँ डोमेन। तो एक डोमेन बना करके रहेगा, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड, पहले से ही एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। हमने अप्लाई भी नहीं किया, ये पहले से ही एक जगह पर एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो बहुत सारा ये मतलब डोमेन बना बना करके, क्लस्टर बना बना करके इस तरीके से रहते हैं। तो पैरा का स्ट्रॉन्गर वर्जन ही है हमारा क्या? फेरो। और जैसे ही हम लोग इस पर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इसमें डायपोल्स इजिली एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा। मतलब इसमें जो आई डेवलप होगा दैट विल बी इवन ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एच। मतलब इसमें जब हम लोग साई को लिखेंगे तो साई विल बी आई बाई एच, और ये वाला वैल्यू जो होगा साई विल बी मच ग्रेटर देन 1। हो सकता है 100 भी हो जाए, हो सकता है 80 हो सकता है 70 हो, अप टू 10⁻²00 120 तक रहता है, ठीक है। तो अगर अप्लाइड फील्ड को मेनी मोर टाइम्स अगर कोई सब्सटेंस बढ़ा दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? ओके। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी टेम्परेचर के साथ अपने प्रॉपर्टी को लूज करता है, ऑब्वियसली स्टडीड बाय क्यूरी ओनली। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज भी करें तो साई मतलब ये ओरिएंटेशन कैपेसिटी, मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी, इसका डिक्रीज तो होता है बट बहुत डिक्रीज नहीं होता है। अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो
तो इसके आई पर यानी इसके मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर ये पैरा बिहेवियर शो करने लगता है। मतलब साई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जैक्टली टेम्परेचर नहीं है, बल्कि ये वाले रेंज में नहीं है, ये वाले रेंज में है। तो यानी ये हो गया टी माइनस टी सी, क्योंकि टोटल टी है, ये टी सी है, तो ये क्या बचे टी माइनस, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग टी माइनस टी सी। ठीक है, तो वो फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी एक टेम्परेचर के बाद में कैसा कैरेक्टर शो करने लगता है, पैरा का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, दे आर ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड लविंग। मतलब अगर हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गर फील्ड के तरफ में ये मूव कर जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या करता है, रिपेल करता है, पैरामैग्नेटिक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और फेरो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ओके। अब इतना समझने के बाद अब मैं एक टर्म को समझाने जा रहा हूं, वो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, म्यू आर। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का दो तरीका है, सीधा सीधा म्यू एच लिख लो, एक पार्ट एच है एक पार्ट म्यू है जो कि मीडियम का इफेक्ट है, और सेम बी को लिखने का एक और तरीका है म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई, क्योंकि हम लोग किसी न किसी मीडियम के अंदर में बात कर रहे हैं, तो एच अप्लाइड होगा और आई वहां पे डेवलप्ड होगा, सो नेट को हमने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम लोग ये दोनों को ही इक्वल कर लें, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू दे रहा है, तो म्यू एच इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई। ठीक है, सो एक काम करो, इस म्यू नॉट को इधर ले आओ, तो म्यू बाय म्यू नॉट इंटू एच इक्वल्स टू बन जाएगा एच प्लस आई। ठीक है, म्यू बाय म्यू नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू आर। सो म्यू आर इंटू एच, एच को इधर ले आओ, माइनस एच इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एच से दोनों साइड पर डिवाइड कर दें, इनफैक्ट ये वाला लाइन का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, एच से उस साइड डिवाइड कर दो, एच से, तो म्यू बाय म्यू नॉट को हमने लिख दिया म्यू आर, एच को उधर ले जाओ, तो एच बाय एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बाई एच बचेगा। सो बेसिकली ये बन गया म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस साई। ठीक है, अब ये वाले को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई। अब साई का वैल्यू हम लोग तीनों तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जानते हैं, अब उसको रख करके हम म्यू आर का वैल्यू को देख लेंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर मैं लिख रहा हूं साई, यहां पर लिख रहा हूं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई, है ना। अगर मैं डाई के लिए लिखूं तो साई का वैल्यू होता है कितना, 0 से छोटा और -1 से बड़ा, तो म्यू आर जो हो जाएगा, म्यू आर इसमें 1 प्लस साई होता है, तो बेसिकली ये 1 को ऐड करो तो ये ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1। इसी तरीके से अगर तुम पैरा के लिए भी देखो तो जो साई होता है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो म्यू आर हो जाएगा लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। और अगर हम फेरो के लिए लिखें तो फेरो में साई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 बन जाता है, सो म्यू आर भी ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस का मेनली हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज देखे, तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस देखा। फॉर्मूला के नाम पर क्या देखा हमने, एक देखा I इज इक्वल टू साई इंटू एच, एक फॉर्मूला देखा। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H प्लस आई। ठीक है, तीसरा हमने जो देखा वो देखा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। ठीक है, ये हम लोगों ने तीन फॉर्मूला देखा है, जिसमें अब तीनों को मैंने समझा भी चुका हूं। अगर किसी को भी और भी कुछ दिक्कत लगता है, ठीक है, कि कौन सा वाला सब्सटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो वो तुम लोग इस वीडियो को देख लो और इसके बाद मुझसे डायरेक्टली आकर के मिलो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।